बेटा लास्ट क्लास में टॉपिक हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कर रहे थे। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे रिलेटेड होमवर्क में, बाकी आप किए होंगे। उसमें एक क्वेश्चन मैं डिस्कस खुद करूंगा, हाँ ब्यूटेरिक एसिड का। बाकी ऐसे हो गया होगा, अच्छी बात है। नहीं भी हुआ होगा जिनसे, मैं खुद डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्कूल में कभी कभी वो पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम में आते हैं वो कभी कभी। ठीक है ना बेटा? किनसे नहीं हुआ है बेटा? बेटा किनसे नहीं हुआ? सब बच्चों से हो गया है? नो सर, नहीं हुआ। नो सर, क्वेश्चन 4 नहीं हुआ। बेटा क्लास है, भूल गए हो? आज बोला था ना मॉर्निंग में है, भूल गए थे क्या? इसलिए मैंने याद दिलाया, मैं लग रहा था। चलो ज्वाइन करो। हाँ ओके। चलो साहिद से नहीं हुआ, और बताओ बेटा और किन से नहीं हुआ है? सर क्वेश्चन 4 नहीं हुआ, बाकी हो गए 9 क्वेश्चन तक हो गया। चलो 4 नहीं हुआ। चलो बढ़िया। बस बेटा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, एग्जाम में तो कुछ लिमिटेड पूछे जाते हैं। मैं बताऊं कि हाँ स्कूल एग्जाम में यही आएगा, तो उसी के चांस रहते हैं बेटा, स्कूल में वही आने हैं। ठीक है ना? तो उस पर हमें ज्यादा फोकस्ड करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि चलो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बाकी जो है वो हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, हाँ प्रभु। बेटा आज पता है ना क्लास की टाइमिंग चेंज थी ऐसे। हाँ तो ज्वाइन करो उसको। हेलो, आज मैंने क्लास की टाइमिंग 11:15 रखी थी, भूल गए थे? तो ज्वाइन करो बेटा जल्दी। बच्चे नाभिक बहुत पता है कि 2-3 लोग तो नहीं जाते। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने जो वेल्डिंग फ्यूल वाला क्वेश्चन कराया था, सेम उसी टाइप क्वेश्चन। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ब्यूटाइरिक एसिड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स of 4.24 milligram. Sample of butyric acid is completely burned in oxygen. It gives 8.45 milligram carbon dioxide, 3.46 milligram water. मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन का नहीं दिया गया है। आपके पास वाटर दिया गया है, हाइड्रोजन का नहीं दिया गया है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट? तो एक तो मास परसेंटेज निकल जाएगा, और जैसे मास परसेंटेज निकलेगा बेटा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल जाएगा। तो देखिए इसे, सबसे पहले आपको ब्यूटाइरिक एसिड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कितना ग्राम है आपके पास CO2? तो 8.45। तो आप क्या लिखोगे उसी तरीके से, अमाउंट ऑफ
amount of carbon in 8.45 milligram of carbon dioxide. Amount of carbon in 8.45 milligram of क्या बेटा CO2। तो कैसे आपको मैंने तरीका बताया था? मैंने आपको तरीका बताया था कि ऊपर कार्बन का मास और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का मास। हम सबको बेटा मिलीग्राम में ही मान लेते हैं। मानने के ऊपर हमें परसेंटेज निकालना है, हम उसको ग्राम में करेंगे या उसको मिलीग्राम में हम मान लेते हैं तो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा 12 मिलीग्राम और यहाँ लिख देंगे 44 मिलीग्राम। क्यों? क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाता, तो इसीलिए हम भी लिखे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अमाउंट कितना है 8.45। तो बेटा इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? बहुत बड़े 230.4 मिलीग्राम। कितना आएगा बेटा 2.30 मिलीग्राम। अब जब ये आ गया तब परसेंटेज हम बड़े इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऊपर कार्बन का परसेंटेज, तो कार्बन का मास और नीचे टोटल मास। तो क्या लिखेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो क्या लिखेंगे बेटा मास ऑफ कार्बन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों आपके पास टोटल मास कितना है? कार्बन का मास 2.30 मिलीग्राम टोटल मास। बेटा ये आपके क्वेश्चन में गिवन है टोटल मास, ये मैंने अपने तरफ से नहीं दिया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। हाँ क्वेश्चन में गिवन है 4.24। शाहिद कितना दिया हुआ है बेटा 4.24 मिलीग्राम। ठीक है, तो आप नीचे क्या लिखोगे बेटा 4.24 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 54.35। तो 54.35 परसेंटेज। बेटा जो बच्चे बीच में कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं थे उनके लिए मैं फिर से दोबारा से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं। बेटा यहां पर क्या बताया था, जैसे हमने वेल्डिंग फ्यूल का क्वेश्चन बताया था सेम उसी के जैसा है। मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया, स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट इसी डेटा के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों ब्यूटाइरिक एसिड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पर सैंपल का मास दिया हुआ है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन का प्लस करके निकाला था, तो यहां दिया हुआ है 4.24 सैंपल का मास इतना, जिसमें कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे 8.45 मिलीग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अमाउंट पता करेंगे। किसका अमाउंट पता करेंगे बेटा? तो कार्बन का। मैंने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया था बेटा, ऊपर अगर कार्बन का मास निकालना है तो ऊपर कार्बन का मास, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का मास मल्टीप्लाई बाय जो CO2 का गिवन मास है। शाहिद यस सर। बेटा ये पॉइंट क्लियर है इतना? ओके यस सर। अब क्या करेंगे तो अपने पास 54.35%, 54.35 नहीं आएगा 24 आएगा, 54.24% आएगा। फिर क्या करेंगे बेटा अब मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। तो लिखेंगे बेटा अमाउंट ऑफ H2 इन कितना है बेटा आपके क्वेश्चन में H2O 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O। कितना है बेटा 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O। तो इसको आप क्या करिएगा बेटा, इसमें लिखिएगा 2/18 मल्टीप्लाई बाय 3.46 मिलीग्राम, यहां भी मिलीग्राम और यहां भी मिलीग्राम। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 0.384, बिल्कुल सही बता रहे हो 0.384 मिलीग्राम। अब क्या करोगे तो आप बेटा लिखोगे परसेंटेज ऑफ H2। तो क्या लिखोगे बेटा मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना हुआ बेटा 4.24, सॉरी यहां टोटल मास टोटल मास। अब यहां क्या लिखा बेटा 0.384 मिलीग्राम, नीचे बेटा 4.24 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 100।
मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ छूट गया था, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया फिर। आप क्या करेंगे कि कितना आएगा इसको 9.06%, 9.05, तो इसको 9 एवरेज करने को कोई भी 9 भी ले सकते हैं, 9.05 लगभग। अब उसका कैसे निकालेंगे, बताओ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को प्लस करो और माइनस करो, तो 100 माइनस 54.24 माइनस 9.05, तो ये लगभग आ जाएगा 36.5। चेक कर लो, 7 चेक करो, एक बार चेक कर लो। यस अब आपके पास बेटा इसका ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया, और आपके पास बेटा कार्बन का परसेंटेज आ गया। अब ये बताओ बेटा शाहिद, अब तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा ना बेटा? यस सर। और किसी को बेटा डाउट है तो पूछो। कृतिका आप बताइए बेटा। यस सर, आ गया समझ में। चलो, तो अब इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा, मेरे समझ से इसके आगे हम करेंगे। राम, यस सर। जो डाउट होंगे ना बेटा वो शाम में 7 बजे ले लेना, ठीक है? ओके सर। सर 7 7:15 तक हो सकता है सर, क्लास होती है क्योंकि। कोई नहीं, 7:15 में तो इन कर लेना। कितने डाउट हुए हैं, सारे हो गए वीडियो? नो सर, अभी सारे नहीं हुए हैं डाउट अभी कितने निकले हुए हैं? सर, 5-6 ही है अभी तो। हाँ तो कोई बात नहीं, तब भी ले लेना, 7:15 में ज्वाइन कर लेना, जो होगा 2-4 जो भी होगा बता देंगे। ओके सर। बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी में कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, एक एनसीईआरटी का मैंने आपको कहा था आयरन वाला क्वेश्चन, ये बताइए, ये हो गया था ना बेटा सब लोगों से 9 नंबर? नम्रता यस सर। हो गया था बेटा? प्रगुण ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये सब स्कूल एग्जाम में आता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर नहीं किए हैं तो 9th और 10th एक बार जरूर कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, जो कर लिए हैं ठीक है, क्योंकि जो बताया है उसी तरीके से, और बहुत आसान क्वेश्चन है। और आपसे बताया बेटा, एक और होमवर्क दिया था मैंने, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, किए हो उसको? वो एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। चलो आप आज कर लेना उसको, नहीं होगा तो, क्योंकि एक बार ना मैं जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना? तो उसमें आप देख लीजिएगा। अभी मैं अगला टॉपिक एक स्टार्ट करने जा रहा हूं, और टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जेईई मेंस में, नीट एग्जाम में, 12th एग्जाम में, इवन जो क्वेश्चन कराऊंगा 12th की बुक का भी कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको यहां आ जाएगा तो बेटा 12th में भी एक सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन चैप्टर में मोलरिटी आप में से भी कुछ बच्चे पढ़े होंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बेटा यहां पर आपको टॉपिक दिया गया है मास परसेंटेज नाम से। किस नाम से बेटा? मास परसेंटेज। देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में मास परसेंट, तो ये तो बड़ा आसान है, परसेंट निकालना, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद मोल फ्रैक्शन दे रखा है, उसके बाद मोलरिटी दे रखा है,
और उसके बाद मोललिटी दे रखा है और चैप्टर फिनिश करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, आप समझिए। सर उसके बाद हमने स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन भी तो पढ़ना है। इसके बाद स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। यस सर। जब निकालोगे तो उसमें मोलरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब तक हमें मोलरिटी नहीं पता होगा तो स्टोइशियोमेट्री कैसे जाए। बुक वाले में तो आगे पीछे करते हैं, हम तो उस टाइप से लेके चलते हैं कि हाँ आपको जो पढ़ाए तो पीछे से अगर रिलेटेड हो तो आपको पहले से आना चाहिए। अब देखोगे बच्चों, मैं आपसे पूछूं एक कंसंट्रेशन टर्म, अब सुनिएगा ध्यान से, क्या है बेटा कंसंट्रेशन टर्म? देख किसके बारे में बताता, कि किसका एक्सप्लेनेशन करता? तो बेटा एक्सप्लेनेशन करता है सॉल्यूशन का। किसका एक्सप्लेन करता है बेटा? द सॉल्यूशन का। ये जो इंफॉर्मेशन देता है बेटा किसके बारे में देता है? द सॉल्यूशन के बारे में। अब जैसे हमें आपका स्ट्रेंथ पता करता हो, देसी भाषा में कहते हैं कि आपकी औकात पता कर, वो कहते हैं कि तेरी औकात क्या। तो बेटा हमें आपका औकात पता करना हो तो हम दो तरीके से पता करते हैं बेटा, एक आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं या दूसरा रिटन टेस्ट ले सकते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ पता चलती। तब किसकी स्ट्रेंथ पता करना है? आपकी स्ट्रेंथ। तो मोलरिटी किसके बारे में बताता है? तो सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? तो सॉल्यूशन के बारे में। अब जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा बेटा सॉल्वेंट होता है। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? तो सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप कहते कि सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन बेटा आपका क्लास 11th है, आपका लेवल कुछ अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक हम पेन लेते हैं और उस पेन को पानी में डाल देते हैं, तो पेन बेटा वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर चीनी लेते हैं, इंक ले लेते हैं, अगर उसको पानी में डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर बेटा सोडियम का टुकड़ा ले लेते हैं, सोडियम के उस टुकड़े को बेटा अगर हम डालते हैं उस वाटर में तो आग लग जाती है। तो तीनों केस है, तीनों केस है। केस क्या है कि या तो कुछ भी नहीं होता, जैसे आप किसी के साथ बाइक पे जा रहे हैं, वो बाइक चलाएगा ही नहीं तो वहीं बैठे रह जाएंगे, वो इतना तेज चला दिया कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वैसे के साथ नहीं चलना चाहिए। ऐसा चलाएगा जो बीच में एक कंट्रोल के साथ चलाता। तो बेटा सॉल्यूशन की भी वही कहानी, मतलब उसका चेंज होना चाहिए कंपोजिशन, लेकिन एक किसी सर्टेन लिमिट के तहत। सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम क्या कहते हैं? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्या कहा बच्चों? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन, लेकिन हमें जानना है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two substances and their composition will be changed within a certain limits. क्या कहा बच्चों? It is a homogeneous mixture of two substances, two or more substances, and their composition will be changed. जिसका composition change होता लेकिन एक किसी certain दायरे के तहत होता है, that is called solution. इतना भी नहीं हो कि आग लग जाए तो solution नहीं बनेगा। उसके बाद आप जानते हैं बेटा, ये अभी भी आपको जरूरत पड़ेगा बेटा, सॉल्यूशन का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो अलग अलग टाइप पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, शुगर लिया, चीनी लिया, पानी में डाल दिया, घुल गया, एक किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब जहां पर दो कंपोनेंट होता है बेटा, जहां पर दो कंपोनेंट है, आप नमक लिए पानी में डाल दिए तो क्या हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और जहां पर तीन कंपोनेंट होता है
जैसे लूज मोशन होता है तो देखना आपके पास सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, नमक, चीनी, पानी तीनों का घोल बनाते हैं। तो वो क्या हुआ, 3 कंपोनेंट है तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, टर्नरी सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये सब एग्जाम में आने का चीज नहीं है, सब नॉलेज का चीज। बच्चों अब एक पॉइंट है कि अगर हम अमाउंट के बिहाफ पे बात करें, इसके बिहाफ पे, अमाउंट के बिहाफ पे, कि ज्यादा अमाउंट है कम अमाउंट है, तो यू नो दैट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड अनदर इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये आप जानते हैं कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज डाइल्यूट एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड? बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड कौन होता है, जहां पर सॉल्यूट आपका ज्यादा अमाउंट में होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसको आप क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो एक हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हुआ बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा अब बेटा अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो एक्वस कहते हैं, और जब वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है तो नॉन एक्वस। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया गया है तो मेनली हम सॉल्वेंट किसको मानते हैं, वाटर को। तो एक एक्वस सॉल्यूशन हुआ, एक आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप जानते होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का घुल चुका है। इन दो सॉल्यूशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व, मतलब उसमें और सॉल्यूट हम नहीं डाल सकते, तो दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है, उसमें 5 चम्मच चीनी डालेंगे, छठा डालेंगे तो नहीं घुलेगा, तो 5 चम्मच उसका लिमिटेशन है। तो 5 चम्मच चीनी का जो सॉल्यूशन हुआ वो सैचुरेटेड हुआ। लेकिन अगर उसका लिमिटेशन 5 चम्मच का है, 2 ही चम्मच का बना रहे हैं, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, वहां लिखा रहता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया गया है, जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जिसका स्ट्रेंथ नहीं पता है, ठीक है बेटा आंसर। जिनका भी बेटा नेटवर्क इशू आती है बेटा, आप ना वीडियो जरूर देख लिया करो। ये तो बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वीडियो का है सिस्टम, कि जिनका भी, क्योंकि नेटवर्क अपने हाथ में नहीं है, आपका बैठना अपने हाथ में। अब मेरी वाईफाई चली जाएगी, दिक्कत आई थी एक दिन, तो कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती। चलो तब मैं ना इसमें थोड़ा सा लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, 1-2 पॉइंट लिखवा देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सर बस ऐसे ना नाम लिखवाते रहो कि इसके बेसिस, अमाउंट के बेस पे 2 ऐसे, बस ये सारी बेटा उतना ज्यादा ना 12th में पढ़ लेंगे। जैसे मैंने जो बाइनरी ये सब बताया था ना, उसमें भी दिन में होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, 9 टाइप का। अब मैं आपसे अभी कह दूं कि दिव्यम सॉलिड सॉल्यूशन होता है, तुम कहोगे अच्छा ये सर क्या पढ़ा दिए, तो ज्यादा हो जाएगा ठीक है ना। तो जितना जरूरी है, हमें जितना आपको डिलीवर करना चाहिए, जहां पे आप कंफ्यूज ना हो, उतना करना है। ठीक है बेटा दिव्या? यस सर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप देखना आप में से ही कोई बच्चा, अगर आपको ना बेसिक आना चाहिए, आपको पीएचडी करने लगोगे ना तब पता चलेगा कि बाकी सब कुछ साथ एक टॉपिक में ही फंसे रह जाओगे और फिर आपकी स्थिति बेकार हो जाती है। बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए, डाइल्यूट पता होना चाहिए, कंसंट्रेटेड पता होना चाहिए। अगर बेटा हमें ये नहीं पता है कि सैचुरेटेड क्या है तो चलेगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ वत्सल, चलो आप लिखोगे बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख लो, उसको ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है।
solution. लिखिएगा it is homogeneous mixture of, it is homogeneous mixture of, it is homogeneous mixture of two or more substance. It is homogeneous mixture of, it is homogeneous mixture of two or more substance, and their composition will be changed, and their composition will be changed within a certain limits, and their composition will be changed within a certain limits, and their composition will be changed within a certain limits. फिर उसके नीचे लिखिएगा बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. In those solution, in those solution, the maximum amount, in those solution, the maximum amount of, in those solution, the maximum amount of solute will be dissolved. In those solution, maximum amount of solute will be dissolved. In those solution, the maximum amount of solute will be dissolved at a given temperature. In those solution, in those solution, the maximum amount of solute will be dissolved at a given temperature. In those solution, the maximum amount of solute will be dissolved at a given temperature. फिर लिखिएगा unsaturated solution, unsaturated solution, unsaturated solution. In those solution, in those solution, in those solution, the more amount of solute will be added. In those solution, in those solution, the more amount of solute will be added. In those solution, the more amount of solute will be added at a given temperature. In those solution, the more amount of solute will be added at a given temperature. तो क्या हो गया बेटा अनसैचुरेटेड. फिर लिखिएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. Those solution having, those solution having known strength, those solution having known strength, those solution having known strength, ठीक है ना. Those solution having known strength is called standard solution. डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस. क्या लिखा बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस.
सर आप बेसिस भी बता दीजिए एक बार। राम, सर आपने ये जो सारे सॉल्यूशन बताए इनके बेसिस बता दीजिए, किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया है। ये बेटा अमाउंट के बेस पे है। किस बेस? सर ये सारे ना। नहीं नहीं, ये जो डाइल्यूट है और जो आपका कंसंट्रेटेड है किसके भी आप पे है बेटा? अमाउंट। अमाउंट, ओके सर। सर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन का लास्ट वर्ड क्या है? हाँ बेटा, द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन का लास्ट वर्ड आपने क्या लिखा है? मोर, MORE। अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन राम, यस सर। जैसे आपसे कोई आपके मन में क्वेश्चन आ जाए, कितने वाले को डाइल्यूट माने और कितने वाले को कंसंट्रेटेड माने, बात समझ रहे हैं ना? तो इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसका अपना दिमाग है। जैसे मान लो कि आप देखना कि आपकी परसेंटेज आती है 85, आप पड़ोसी की आ जाती है 95, तो आपको किस कैटेगरी में, बेकार वाले में रखा जाता है, ठीक है? और पड़ोसी की 65 है, आपकी 85 है, तो आप अच्छे वाले में। मतलब एक रिलेटिव टर्म है। तो बेटा ये हमें अपने कॉमन सेंस से देखना है कि अमाउंट से, जैसे मान लो कि 100 ग्राम में 2 ग्राम है, तो मान लेंगे कि डाइल्यूट है। 5 है तो डाइल्यूट है मान लेंगे। अगर 40-50 हो गया तब उसको क्या मान लेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड मान लेंगे, ठीक है? सर हाँ, एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ सर पूछो। लेमनेड है। हाँ बेटा। सर अब वो किसी को बहुत ज्यादा मीठा पसंद है और किसी को कम मीठा पसंद है, हाँ तो सर वो किसी के लिए तो वो कंसंट्रेटेड हो गया जिसमें चीनी नहीं ज्यादा बेटा, डली हुई वो है। वो वो वो, वो आपका पॉइंट अलग हो गया, फिर वो इसका ताल्लुकात नहीं है। तो मीठा और उसमें ताल्लुकात नहीं है, यहाँ तो अमाउंट सल्यूट और सॉल्वेंट का है। तो आप पूछने लगे कि रिक्वायरमेंट ज्यादा किसकी है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट की हमने बात थोड़ी करी है बेटा राम। यहाँ तो हमने आपको कहा कि अमाउंट ज्यादा रहे कम रहे उसके भी हाथ पे देना है। जैसे मान लो बेटा कि 100 ग्राम में 2 ग्राम है तो डाइल्यूट मान लेंगे, 5 है तब भी डाइल्यूट मान लेंगे, 10 है तो डाइल्यूट मान लेंगे, 40 वाले को डाइल्यूट नहीं मानेंगे। अब इसमें पसंद और नापसंद वाली बात मेरे समझ से नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, ओके सर। मैंने ये नहीं कहा कि डाइल्यूट हमें अच्छा लगता है कि कॉन्सेंट्रेटेड अच्छा लगता है, वो तब सर मैं अच्छे की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा ये वाली नहीं टर्म। बेटा, यहाँ पे बेटा आपको देखना अमाउंट के भी आपने, तो इसमें बिल्कुल वेरी नहीं करेगा। हाँ, अब कोई 10 वाले को कंसंट्रेटेड मान ले तो गलत है, हमें 30 वाले को कंसंट्रेटेड मानना है। हाँ 10 और 2 है बेटा, तब हम कह सकते हैं कि 2 और 10 में ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन हो जाएगा बेटा? 10 वाला। क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जाम की दिया कि आपके 85 है 95 है, तो उस टाइप से रिस्पेक्ट लेना होता है, ठीक है बेटा? और कुछ मन में है तो बताओ राम। नो सर और कुछ भी नहीं है। सर सॉल्यूशन की डेफिनेशन एक बार फिर से बोलना, एक दो वर्ड से सॉल्व होता है। It is homogeneous mixture of 2 or more substance and their composition will be changed within a certain limits. हो गया बेटा? यस सर। अब जैसे भूमिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन होगा कि सॉल्यूशन इज डैश मिक्सर, तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सर। और सॉल्यूशन भी बहुत टाइप के होते हैं, तो फिर उतना अंदर में भी हम नहीं जा रहे हैं। सर जो 3 वाला होता है, 3 एलिमेंट्स वाला, वो ट्राइनरी होता है? एक मिनट, हाँ दिव्या बोलो। जो 3 एलिमेंट्स वाला होता है वो ट्राइनरी होता है? नहीं बेटा, टर्नरी। टर्नरी पढ़ाऊंगा ना, उसकी भी जरूरत नहीं है ना बेटा। ओके सर। जितना जरूरत है उससे ज्यादा बताऊंगा, ठीक है ना? गाड़ी को अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट गियर पे ना लगा के, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर 5th गियर लगा देंगे ना तो गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब देखो एक आपके पास में यहाँ क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा तो कंसंट्रेटेड। आपके पास एक पॉइंट है 2 से
solutions having same amount of solute, अगर दो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट का अमाउंट सेम, तब हम बेटा कैसे पता करेंगे? जैसे एक एग्जांपल आप खुद बता दोगे आंसर बेटा? सर सॉल्वेंट को देख के। बिल्कुल सही, वही क्वेश्चन। अब जैसे मान लो कि यहां मैंने लिख दिया 20 ग्राम सोल्यूट, और यहां लिख दिया 20 ग्राम। 20-20 के मैच बहुत चलते हैं तो 20-20 ही देता है। अच्छा, और एक डिजॉल्व है बेटा 2 लीटर में, और एक डिजॉल्व है बेटा 1 लीटर। तो ज्यादा कोई मेरे से पूछे कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन होगा, तो कहेंगे कि ये वाला। कोई मेरे से पूछे कि ज्यादा डाइल्यूट कौन होगा, तो ये वाला। तो ये अपना कॉमन सेंस करता, ठीक है ना? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमें दिमाग लगाना है। क्या कहा? विच वन, जैसे मान लीजिए कि इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो which one is more concentrated, तो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? तो बी। और which one is more dilute, तो क्या होगा? बेटा किसी भी बच्चे को हमारे इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, ये जरूरी का है। लिख लो इसको, ऐसे ही लिख लो। कोई नहीं भव्या, बेटा वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो मैं रात तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हो गया। अब बेटा हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। किसके बारे में? कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताते क्या? तो ये रिलेटिव अमाउंट बताते हैं। किसका? तो सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो बेटा इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ये डिटरमाइन द relative amount of solute and solvent। ये क्या पता करता है? ये डिटरमाइन करता है सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, उसका अमाउंट। बेटा इसको हम दो टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बच्चों एक हम लेके चलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इधर लेके क्या चलेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और यहां क्या लिखे बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट और उधर क्या लिखे बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन होगा? मैंने लिखा वॉल्यूम का परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। फिर क्या लिखा बेटा? मोलरिटी। क्या लिखा बेटा? मोलरिटी। फिर क्या लिखा? नॉर्मलिटी। फिर क्या लिखा बेटा? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एक्सेट्रा। हमें किसके बारे में जानना है इसमें? मोलरिटी के बारे में, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर जो वॉल्यूम होगा गिवन, नीचे टोटल मल्टीप्लाई बाय एक्सेट्रा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास परसेंटेज, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मास परसेंटेज। फिर उसके बाद मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। क्या लिखना बेटा? मोल फ्रैक्शन। पीपीएम, पापा पापा मम्मी, क्या देते हो? हाँ, पापा पापा पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो एक होता है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड अनदर इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको लिखे, फिर लिखो, फिर डिस्कस करते हैं। सर टेम्परेचर डिपेंडेंट में स्ट्रेंथ इन क्या लिखा है आपने? टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट उसका एक पॉइंट है ना, स्ट्रेंथ इन, उसमें स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ओके सर। स्ट्रेंथ इन, जैसे हम किसी का स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉल्यूशन का ग्राम पर लीटर में। देखो बेटा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है बेटा, आप लिखते भी रहो और मेरा क्वेश्चन भी सुनते रहो। If the temperature increases, volume of solution increases or decreases? I am asking a question कि if the temperature increases, volume of solution increases or decreases? अमन, राम, डिक्रीज, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि बेटा इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एक बच्चे का आंसर आया, राम का, एक पीयूष का आ गया, और लोग बताओ। एंजल? तो डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस। नम्रता? सर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, बिल्कुल सही, डिक्रीजेस। एकदम पूरी वोटिंग जो ट्रेंड्स पे एकदम डिक्रीजेस चल रहा है। राम? यस सर। अच्छा, सपोज कर बेटा राम, तेरे घर में 2 लीटर दूध आता है। अनम्यूट हो जा, ठीक है राम? यस यस सर। आ रही है मेरी? सर आ रही है। ठीक है। तेरे घर में बेटा 2 लीटर, एक बच्ची का आंसर सही आया, लतन्या, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, करेक्ट। अब अंजना की तरफ से भी आ रहा है। चलो, तो राम आपके घर में बेटा 2 लीटर दूध आता है। आपकी मम्मी कहती है कि राम तू ऐसा कर, मैं कहीं जा रही हूं, तू यहीं पे खड़े हो जाना, गैस चूल्हा जला देती है। और जब 2 लीटर का दूध आता है बेटा,
तो सॉसपेन होता है, नहीं तो पतीला होता है, कुछ भी हो सकता है। और जब गैस चूल्हा जलाएंगी राम तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो बेटा राम जब वहां टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता तो मम्मी वहां पे खड़ा क्यों करती? आराम से जाकर के अपना काम करके आती। मम्मी ने क्यों कहा कि राम तू खड़े हो जाए? क्योंकि उनके मन में था कि दूध कहीं बाहर ना गिर जाए, और दूध बाहर तब गिरेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। एक मिनट राम। यस सर। तो उल्टा नहीं पड़ गया मामला? यस सर, ये चेंज हो गया। चेंज हो गया। हाँ, लेकिन अगर मम्मी अगर दूध चढ़ा कर चली गई, सपोज करो भूल गई, और 3 घंटे बाद आ रही है, तो उसमें सर दूध की मलाई बन जाएगी सर। हाँ, कुछ नहीं, मलाई उलाई क्या, सब जल के खत्म। तो बेटा अब ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन क्या था, बार बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैं गैस की बात नहीं कर रहा। और आप बच्चे, आप लोग ज्यादातर बच्चे किसका आंसर देने लगे कि गैस वो तो उड़ जाएगा, कम हो जाएगा, आप लोग ये सोच। लेकिन मेरा क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में था, बार बार रिपीटेशन में था कि उसका स्टेज क्या होना चाहिए? उसका स्टेज बेटा सॉल्यूशन का होना चाहिए, इवोपोरेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बेटा किसी को कोई हॉस्पिटल देखने कब जाता? जब उसका सिचुएशन क्रिटिकल होता। अगर वो मर जाता है तब भी नहीं जाता, क्योंकि वो तो मर गया, उसका फेज चेंज हो गया, मतलब वो जिंदा ही होता है, क्रिटिकल स्टेज में होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा अपने माइंड में जो बच्चे पहले से सही आंसर लिखे थे, अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये जानना है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज इंक्रीजेज। अब ये आपके लेवल में, अब जैसे उसमें आता है कि गैस डिजोल्व होगा तो क्या, उस सब अलग चीज। आपको क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हर समय बेटा इंक्रीज करेगा। अब मैं रीजन बता रहा हूं बच्चों, जब आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन बढ़ेगा। और जब बेटा मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब स्पेस बढ़ेगा बच्चों, और जब स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर से बताता हूं बेटा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच लड़ाई झगड़े होंगे, कोलिजन होगा, टकराहट होगी, वो आपस में कोलाइड करेंगे। और जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। निधि यस सर। समझे बेटा? यस सर। मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कि नहीं सर हमें तो सर अगर मिल्क की जगह वाटर हो तो एवेपोरेट होने लगेगा ना? आप बेटा जैसे वाटर की बात करोगे ना बेटा, तो जैसे देखना, अगर तो शायद हमें इवोपोरेशन नहीं करना है, आप आज ही क्या करना, एक पतीले पानी लेना, और जैसे गर्म करोगे ना तो इवोपोरेशन स्टार्ट होने से पहले ना थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। यस सर। ये जरूर सर हम इतनी हीट प्रोवाइड नहीं करें कि वो वेपराइज हो जाए, ये इतनी उतनी। हाँ, वेपोराइज होने से पहले की बात है। जैसे वेपोराइज जब भी होगा ना बेटा, उसके पहले वो ऊपर जाएगा ही। हमें सॉल्यूशन वाले स्टेज की बात करनी है बेटा निधि, तो हम हर समय टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं बार बार इस पॉइंट को कह रहा हूं कि वॉल्यूम हम इवोपोरेशन नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ऑलवेज इंक्रीज। ओके तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेगा? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा। अब जैसे मान लो बेटा भूमिका, क्लास में 50 बच्चे बैठे एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, लेकिन अगर 50 बच्चों में लड़ाई झगड़े होने लगे तो देखना स्पेस क्या होगा, ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, क्यों, धूम धड़ाका हो जाएगा, बच्चे बढ़ेंगे नहीं लेकिन स्पेस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, तो बाद में वापस उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा ठंडा होने के बाद? हाँ, तो वो अलग बात है, हम ठंडा होने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बात किसकी कर रहे हैं बेटा, गर्म होने की। माहौल एकदम पूरे गर्माहट में, लड़ाई झगड़े पूरे जबरदस्त तरीके से। एक तुम्हारे भी क्वेश्चन ले रहे हैं, बोलो।
नीचे आ जाए। हाँ, तो वहां पर क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि फिर अब ज्यादा डिक्रीज करोगे सॉलिड बन जाएगा, तो टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिड हो जाएगा। नहीं, कांस्टेंट की बात तो इक्विलिब्रियम होता है। हाँ बेटा, और किसी के मन में कुछ? सर अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उससे क्या स्पेसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा? हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो क्योंकि जो भी आपका कंपाउंड है सबके बीच मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बीच कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो स्पेस क्या होगा? तो सर कोलाइड होंगे तो टकराएंगे तो फिर और दूर जाएंगे, तो और दूर हाँ, तो जाएंगे, दूर जाएंगे तो स्पेस घट जाएगा, बढ़ जाएगा स्पेस। बढ़ जाएगा, तो स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ा, यही तो बात है, उस समय से कह रहे हैं। ओके सर, और जब टेम्परेचर डिक्रीज तो फिर? टेम्परेचर डिक्रीज तो फिर वो स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिडिफाई में चला जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज की। सर पर अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो फिर वो वेपर में नहीं चला जाएगा? ठीक है, तो वेपर में यही तो कह रहा हूं कि बेटा वेपर में चला गया, तो वेपर में जाने से पहले का स्टेज, हमें वेपर में जाने की समय बात नहीं करनी है, जब वेपर बन गया उस समय की बात नहीं करनी है। वेपर जब बनने जा रहा था उसके पहले वॉल्यूम क्या हुआ है दिव्यम? इंक्रीज। हाँ, तो बस। और ऐसे सॉलिड से पहले फिर सर? सॉलिड्स, अब जैसे हम बात किसकी कर रहे हैं? सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम बार बार क्वेश्चन में क्या रिपीट कर रहे हैं? इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। एक स्टार मार्क बना लो और लिख लो इस पॉइंट को, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज इंक्रीजेस। ध्यान रखना, सोल्यूशन। सर अगर क्वेश्चन बोल दिया इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस देन नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा दिव्यम। ओके सर। फिर दिव्यम टॉपिक चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है ना? ओके सर। टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज इंक्रीजेस। ये नोट हो गया ना? सर हाँ बेटा। सर अगर हम हीट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोवाइड कर रहे हैं तब तो उसकी वॉल्यूम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा? एक मिनट निधि, बोलना फिर से। सर अगर हम हीट को किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रोवाइड तो कर रहे हैं, अब आपने कंडीशन डाल दिया ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन हटा दो। नहीं तो फिर वैसे उसकी वॉल्यूम में कोई अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आप ये पॉइंट हटा दीजिए ना, आप तो उसमें लिमिट लगा दिए कि कांस्टेंट रहेगा, तब कैसे बात करेंगे हम? उस केस में कैसे कह सकते हैं? आपने तो पहले ही कह दिया कि कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो एक कह रहे हैं कांस्टेंट, फिर कह रहे हैं दूसरे में इंक्रीज, तो दोनों कैसे पॉसिबल हो जाएगा? निधि बेटा बोलो। ओके सर। देखो, अब जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम डेफिनेशन कहेंगे, हम न्यूमेरिकली लिखेंगे गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन में बेटा बार बार मैं लिख रहा हूं सोल्यूट होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा? तो सॉल्वेंट। एक सोल्यूट होता है और दूसरा बेटा तो सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गिवन मास ऑफ W2। बिल्कुल। सर तो ऐसे अगर किसी भी चीज का गिवन मास हो तो आप अपना नाम भी लिख दोगे ना, लिख दो कि लेट, तब भी सही। लेकिन जनरली ट्रेंड्स में क्या चलता है? तो ट्रेंड्स में चलता है बेटा W2, या एक और चीज चलता है WB, ये भी ट्रेंड्स में चलता है। फिर मैंने लिखा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या होगा बेटा? W1 या WK। फिर उसके बाद बेटा
ऑफ सॉल्यूट, ये जनरली M2 या क्या लिखते हैं MD, M2 या MD। उसके बाद बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या लिखिएगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में M1 या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो V से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V से। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक आपसे क्वेश्चन आस्क कर दिया, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, टेन ग्राम NaCl dissolve in 700 ml solution। क्या लिखा बेटा, 10 ग्राम NaCl dissolve in 700 ml solution। अब इसमें ये बताओ कि 10 ग्राम क्या हुआ, तो W2 हुआ। 10 ग्राम क्या हुआ बेटा, सॉल्यूट, W2 कितना हुआ 10 ग्राम। मोलर मास M2, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ, वॉल्यूम 700, तो ये डेटा। अगर यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया बेटा, यहां पर क्या लिख दिया, ये यहां लिखता हूं 10 ग्राम NaCl dissolve in 700 ग्राम वाटर। अब दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, अब 700 ग्राम वाटर है, अब वाटर इज अ सॉल्वेंट, 700 ग्राम इज W1, 700 ग्राम इज W1। तो बेटा इसके लिए सेकंड वाले के लिए W2 कितना हो गया, तो 10, M2 कितना हो गया बेटा, तो 58.5 ग्राम। उसके बाद बेटा W1 कितना हो गया, तो 700 ग्राम। और बेटा M1 लिखना चाहो तो वाटर है 18 ग्राम पर मोल। बेटा ये आपको पूरा बेसिक बता रहे हैं कि जहां ये आपका 11 12 दोनों क्लास, 12th में पर्टिकुलर एक चैप्टर ही है सॉल्यूशन। अब बेटा इसमें जिस भी बच्चे को जहां भी डाउट है वो मेरे से पूछिए जल्दी से। राम, पीपीबी का पार्ट्स पर बिलियन होता है, दिव्यम बोलो। सर अगर जैसे हमने यहाँ पे हम गिवन मास अपॉन मोलर मास ऐसे हम पहले लिखते थे, तो सिर्फ गिवन मास के लिए हम ओनली W यूज कर सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन की बात हो तो। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना बेटा दिव्यम, तो वहां पर मैं ये क्यों लिखा हूं, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो यही यूज करूंगा, तो उस समय मैं कहूंगा कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या मैंने बताया, तो W2। आप गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, चाहे तो W2 भी लिख सकते हैं। नहीं बेटा क्लास चलेगी अभी, कोई बता रहा था भूमिका, यस सर। आप ही की क्लास थी ना फिजिक्स की, या नम्रता की, किसकी थी? नो सर मेरी तो नहीं थी। अच्छा नम्रता सर मेरी थी। कितने बजे से है? सर हो चुकी वो पहले। अच्छा हो चुके, चलो तब फिर आएंगे बेटा 12:45 तक, 12:45 तक, ठीक है ना।
अभी बात में थोड़ा सा टाइम, अभी एक्चुअली नए बच्चे हैं ना कुछ, तो उनको बैकअप पढ़ा रहा हूँ, जितना ज्यादा पढ़ा दूंगा तो उनका बैकअप, उनको उतना वीडियो दिखाना पड़ेगा। उन्हीं का तो रखा हूँ सामने 7 बजे, उनको वीडियो देखे हुए हैं, उनको जो डाउट है जितना ज्यादा कर दूंगा फिर उनके लिए वीडियो बढ़ता जा रहा है। टाइम ट्यूसडे को बेटा सेम टाइम रहेगा 4 बजे, बैच की टाइमिंग 4 बजे, टाइम चेंज भी होगा तो सैटरडे में ही होगा सिर्फ। ये वो नोट डाउन हो गया बेटा? गरिमा लिख लिए बेटा? यस सर। सर प्लीज वेट। सर वो तो सर मिटा दीजिए। अब देखो बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन अमाउंट जो भी होगा आपका सॉल्यूट का अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं मोलरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है ध्यान से हमें। मोलरिटी, इसको बेटा हम इंडिकेट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं इसको? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। क्या लिखा बेटा? number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। क्या कहा बेटा? number of moles of solute dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिखते हैं? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। मॉडिफाई करते हैं बेटा। अब जैसे मान लो कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे लिख सकते हो? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हो बेटा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W। और नीचे क्या लिखा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर बेटा हम मेरा मन हुआ कि वॉल्यूम हम लीटर में ना लिखें, ml में लिखें, अगर हम यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इसमें ml में, तो हमें लीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 यहां ना लिख करके कहां लिखेंगे बेटा? न्यूमरेटर में। फिर से समझेंगे बेटा जिनको नहीं समझ में आया। वॉल्यूम लीटर में था, हमने एमएल में कर दिया, तो लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा।
तब बेटा मैथमेटिकली इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, वॉल्यूम किसमें बेटा, ml में। एक छोटा सा ये आ गया, छोटा सा नन्हा सा ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, ऐसे इसमें लगभग 9-10 फॉर्मूला, लेकिन आपको सिर्फ मैं 2 डिस्कस करना है। आपके लेवल में 2 ही काफी, क्यों समझ में नहीं है। M1V1 इज इक्वल टू M2। एक और यूज करना है कभी कभी, M1V1, इसको बाद में लिखूंगा, पहले इतना लिखो। सर अभी 2 सेकंड ड्रब मत करना, लिखना है। नहीं नहीं, 2 सेकंड नहीं, 1 मिनट में रुको। बेटा अभी जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। राम, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। पूछ ले, शर्मा मत। कुछ मन में? नहीं सर, नहीं पूछना। अच्छा, निधि? सर मेरे को ये पूछना था कि मोलारिटी का जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है वो भी एक फॉर्मूला हुआ ना लीटर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं सर, इसके लिए हम N2 यूज कर सकते हैं जैसे हम बाकी सब के लिए यूज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभम? शुभम, कोई डाउट बेटा? स्कूल की क्लास तो नहीं चल रही है, रिजल्ट हमें लगता है 20 जून तक आएगा। आप लोगों में से किसकी स्कूल की क्लास अभी चल रही है बेटा, किसी की? सर मेरी 7 जून से स्टार्ट होगी। 7 जून से। अच्छा, सर मेरी स्टार्ट हो रखी है क्लास। आपकी स्टार्ट है बेटा? यस सर। हमारा लग गया 30 जून तक। 20 जून में नहीं है रिजल्ट, 20 हाँ? अरे बहुत लफड़ा है इसका, बहुत लफड़ा। अभी तक 12th का पेपर डिसाइड नहीं है। अब बताओ, उनका सिलेबस मैं खत्म कर चुका हूँ दिसंबर फर्स्ट वीक में। अब मई हो चुका है, 2 बार 3 बार पढ़ा चुका हूँ, तब भी पढ़ाया जा रहा हूँ। 10 बजे सुबह उन्हीं का क्लास होता है। कुछ ना करें, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कहाँ खोले। लिख लिए बेटा? यस सर। यस सर। एक और मैं लिखना है इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। निधि बोलो बेटा, क्या पूछना है बोलो। इसे गलती से हो गया। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो लिखिएगा इसमें बेटा, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, if the temperature increases, if the temperature increases, volume of solution increases. लिखो, if the temperature increases, volume of solution increases and the molarity decreases. क्या कहा बेटा?
if the temperature increases, volume of solution increases and molarity decreases. तो ये आपका, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये आ गया कि मोलरिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो मोलरिटी डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि वॉल्यूम नीचे, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी। बेटा एक फॉर्मूला आता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इसको आप मोलर मास मत समझ। यहां जो M1 का मतलब है इनिशियल मोलरिटी और इनिशियल वॉल्यूम, इसलिए मैंने वहां से मिटा दिया था कि मैं लिखूंगा इसको पहले इनिशियल मोलरिटी, और ये क्या हो गया बेटा इनिशियल वॉल्यूम। जेई वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि किस लॉ को फॉलो करना है। 11th में नहीं आएगा, नीट जेई में ये लॉ ऑफ डाइल्यूशन को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है बेटा लॉ ऑफ डाइल्यूशन। 11th के लिए बिल्कुल नहीं। मोलर इसको तो न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो क्लास न्यूमेरिकल चलेगा, इस पे पूरा परीक्षा के अंदर निर्देश दिया गया कि आंसर से 6 जून से 10 जून के बीच जमा की जा सकती है। किसी भी छात्र को प्रश्न पत्र में से 5 दिन के भीतर आंसर जमा करना है। अच्छा 36 हजार मतलब कोई घर से भी परीक्षा दे सकता है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में क्या सिस्टम हो जाए, सब कुछ बेकार हो जाए। हो गया बेटा? चलो अब लिखोगे बेटा अगला टॉपिक फिर मोलरिटी। क्या लिखा बेटा? मोलरिटी। इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? स्मॉल। उसको कैपिटल M और इसको बेटा स्मॉल। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute dissolving 1000 ग्राम या 1 kg। ठीक है, 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ क्या लिखा? सॉल्वेंट। ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? अब देखिएगा मोलरिटी। मोलरिटी क्या लिखा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें बेटा? केजी। क्योंकि 1000 ग्राम किसके बराबर था? केजी।
तो अब ये बताओ कि मोलैलिटी क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मतलब W2 और N2, तो ये पोर्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट को बेटा अंजना किससे इंडिकेट करते हैं, W1 से। किससे बेटा, तो W1, अगर W1 को ग्राम में लिखते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 क्या होगा बेटा, ऊपर चला जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखे बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहां ग्राम में किए तो 1000 ऊपर चला जाए। केजी में होगा तो डायरेक्ट अब केजी में है तो डायरेक्ट कर। शिवम यस सर। समझ रहे हो, यस सर। सर डेफिनेशन में तो हमने ग्राम में लिया, तो हम ग्राम में ले सकते हैं। कोई बिल्कुल ले सकते हैं। आप जैसे ये बताओ ना, ग्राम की बात है बेटा शिवम, 1000 ग्राम क्या होता है, किलोग्राम होता है ना। यस सर। हाँ, आप सिंपल सी बात है, केजी में लिखो तो ऊपर 1000 मत लिखो, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादातर डेटा किस में दिया रहता है, ग्राम में, ठीक है ना, तो ऊपर आपको 1000 लिखना। हाँ, अब लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखिएगा, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, molality is temperature independent. As a result, molality is temperature independent. As a result, molality preferred over molarity. सुनो ध्यान से, molality is temperature independent. As a result, molality प्रेफर्ड ओवर मोलरिटी। मैं लिख भी देता हूं अगर किसी को कोई डाउट है तो। मैंने क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या कहा, molality temperature molality is temperature independent, molality is temperature independent. As a result, molality preferred over molarity। क्या लिखा बेटा, molality is temperature independent. As a result, molality preferred over molarity। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि why molality preferred over molarity, तो आप आंसर क्या लिखते हैं, दिस इज बिकॉज, हाँ, molality is temperature independent. As a result, these are more preferred than molarity। क्वेश्चन लिख लो वहीं पे, क्वेश्चन, why molality preferred over, why molality preferred over, why molality preferred over molarity, why molality preferred over molarity। आंसर लाइन बना देना ऊपर वाला जो पॉइंट लिखवाए। अच्छा, उसके बाद है मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें मास है, वॉल्यूम नहीं है।
इसमें क्या है बेटा, मास है, देखे थे ना वहां पे मास था, तो इसलिए वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। तो इसलिए मैंने कहा कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला लाइन अलग बना दिया और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का लाइन अलग। अब अगला जो टर्म है बेटा वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स लिखते हैं, काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काई। काई काई। चाय मत पढ़ना, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री चाय पढ़ोगे। कुछ लोग साई भी कहते हैं लेकिन काई जनरली काई। क्या करते हैं? काई। काम चलाने के लिए कुछ लोग एक्स भी करते हैं लेकिन वो काम नहीं चलता, एक्स गलत है। तो देखो नाम ही क्या है बेटा, नाम से ही क्लियर होगा। फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन? द मोल का फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? गिवन अपॉन टोटल, द फ्रैक्शन निकलता है। सेम वही पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखना है इसका डेफिनेशन? लिखोगे इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of moles of particular component. It is the ratio of number of moles of particular component upon total number of moles of, मतलब जो भी टोटल कंपोनेंट होगा नीचे और ऊपर आपका नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो जिसका निकालना। अब जैसे मान लो बेटा हमने यहां लिखा मोल फ्रैक्शन, सपोज करो हमें सॉल्यूट करना है, तो क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिखेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स किसका बेटा? तो सॉल्यूट का, और नीचे क्या लिखेंगे? सॉल्यूट प्लस, या टोटल भी लिख सकते हैं। अगर बेटा हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे चाहो बेटा तो ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा इनका जो सम होता है ऑलवेज वन होता है। अब जैसे मान लो इनका सम 1 है, सपोज करो कि मेरे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.4, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? 0.6। हम 1 में से माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि दो कंपोनेंट है। अब जैसे मान लो कि मैं डेफिनेशन में क्या कहता, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये पर्टिकुलर हो जाता किसके लिए? सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए। मैंने क्या कहा? मैंने कंपोनेंट डाल दिया, तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सब यहाँ पे, हम सब का मोल फ्रैक्शन निकालना, सपोज करो कि मेरा मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और आप सबका इंक्लूडिंग मी, मेरा भी नंबर ऑफ मोल्स नीचे। इसका जो रेशियो होगा इसको मोल फ्रैक्शन कहेंगे। अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालना होता बेटा तो ऊपर मेरा मास होता और नीचे
हम सबका मास इंक्लूडिंग मी, तो क्या हो जाता मास फ्रैक्शन। तो हमने मोल फ्रैक्शन में क्या कहा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब पर्टिकुलर कंपोनेंट और डिवाइड कर देंगे किससे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। मोल से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाम क्या है, तो मोल फ्रैक्शन, इसलिए। राम सर इसमें अपॉन में हमेशा 1 आएगा ना? नहीं अपॉन में 1 नहीं आएगा, ये गलत बोल दिए। इसका जो मोल फ्रैक्शन टोटल होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये ऑलवेज 1 है। मतलब दोनों का सम करोगे बेटा तब 1 होगा। आप एक स्टार मार्क बनाओ, लिखो स्टार मार्क बनाओ और लिखो द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, या ईच कंपोनेंट कर दो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्योंकि सम हमने लिख दिया, ऑल भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज यूनिटी, UNITY, या इज इक्वल टू 1, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कहा हमने, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 या यूनिटी। मतलब जितने भी, अगर सपोज करो कि यहाँ 10 कंपोनेंट होते तो 10 का सम क्या होगा, 2 कंपोनेंट है तब भी इनका सम 1। हाँ जी राम। तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स इक्वल टू 1। बिल्कुल, अगर वहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट ना होता, 2-4 कंपोनेंट होता, CO2, H2O, NO2, तो सबका सम कितना होगा, तो 1। 1 के अलावा एक और कौन सा वर्ड था, यूनिट या यूनिटी? हाँ बेटा यूनिटी, UNITY, 1 को ओके यूनिटी भी लिख सकते हैं ना भूमिका। क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता सर ये आपने सब्सक्रिप्ट में लिखा है सॉल्वेंट और सोल्यूट। हाँ बेटा, और बेटा जिनको नहीं समझ में आया है, कुछ पूछना है तो पूछो। प्रगुण, 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 गरिमा, यस सर। लातन्या, लतन्या बताओ बेटा। सो नो डाउट। चलो रुद्रप्रिया, सर ये आया समझ में या फिर समझाऊं? बोल बेटा। आ गया। आ गया तो याद भी रखना है, जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो उसमें मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन पूछता हूं। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल हम करेंगे अगले क्लास में, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इससे, तो जितना पढ़ाए हुए उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है ना, आज कुछ नहीं हुआ? ट्यूसडे 4 बजे, ओके सर। ठीक है ना, ट्यूसडे 4 बजे। या और आप लोगों को कोई सजेशन है, 4 बजे ही रखो क्योंकि टाइम वही सही है, ठीक है ना, बैच के टाइम में वही सही है। सैटरडे को जब थोड़ा ज्यादा क्लास लंबा लेना होगा तब सुबह में, नहीं तो 4 बजे। चलो लीव कर दो।